हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज होने जाने वाला मोमेंटम वर्ल्ड कप का मैच, जो कि होने जा रहा है नाइट्स और टाइटंस के बीच में। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ इस फिक्सचर के रिलेटेड जो यूनिक चीज़ें हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि दोनों टीमों के मैचेस हो चुके हैं। कल नाइट्स का मैच था और उसके पहले वाले दिन में टाइटंस का मैच था। पिच भी सेम है तो उस पर भी हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ इस फिक्सचर में जो यूनिक चीज़ें हैं उसी के बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे, और क्या क्या कर सकते हैं हम आज के मैच में अलग, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें तो टाइटंस यहाँ पे पिछड़ रही है बहुत ही सरप्राइजिंगली, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा टाइटंस के सपोर्ट में रहता है। ये आपको पता ही होगा अगर आप मोमेंटम वर्ल्ड कप के मैचेस खेलते होंगे पहले। और ये एक और चीज़ जो है बताने लायक, वो है आखिरी 5 T20 मैचेस, 5 मैचेस में लगातार नाइट्स जो है जीती आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर वो 3 जीत तो आप देख रहे हैं ये दर्ज हुए हैं। उसके पहले पूरा जो है टाइटंस का ही दबदबा था। पिछले सीज़न अगर आपने खेले होंगे मोमेंटम वर्ल्ड कप तो आपको पता होगा कि किस तरह से मैचेस जीते थे नाइट्स ने, एक में फुल ऑन बैटिंग डोमिनेशन से और दूसरे में फुल ऑन बॉलिंग डोमिनेशन से। तो वो सब चीज़ें हम आगे बात करते हैं, आ जाते हैं डायरेक्टली और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। पिछले सीज़न में जो आखिरी मैच हुआ था उसके पहले तक ये फिक्सचर काफ़ी हाई स्कोरिंग एक फिक्सचर रहा था। मतलब हमेशा ही एक आध बड़ा इनिंग्स, मतलब मैं कह रहा हूँ एक आध शतक आपको यहाँ पे देखने को मिलता था, ईदर फ्रॉम ईदर इनिंग्स और बोथ इनिंग्स। ठीक है, मैं आपको थोड़ा पुराने मैच से स्टार्ट करवा रहा हूँ। जैसे कि 2018 का मैच है, ठीक है। 309 रन बनाए टाइटंस ने। टाइटंस की जीत की रेसिपी हमेशा ही हर फिक्सचर में जो होती है यहाँ पर भी वही थी कि बैटिंग से उन्होंने अच्छा करा था और बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके जो जीत उन्होंने दर्ज करी थी वो करी थी। तो यहाँ पर भी वही है। आप देख सकते हैं 309 रन बनाए थे, जहाँ पे टोनी डेजॉर्सी ने शतक लगाया था। ऑफकोर्स इनमें से कोई भी अभी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। बुदाजा के विकेट नाइट्स चेज नहीं कर पाए, जहाँ पर मुकुवेना ने रन बनाए थे, और बॉलिंग में शामशी के साथ महालोकवाना ये कुछ बॉलर्स थे। नाइट्स यहाँ पर ऑल आउट हो चुकी थी। टाइटंस के भी 8 विकेट हालांकि गिरे थे। अच्छा, नेक्स्ट मैच यहाँ पर नाइट्स ने बनाया था 262, जो डिसेंट स्कोर था। कीगन पीटरसन जो यहाँ पर खेलते थे उन्होंने शतक लगाया था, साथ में ये कुछ बॉलर से शामची के यहाँ पर भी एक विकेट था। टाइटंस ने बहुत ज़्यादा आराम से यहाँ पर रनों को चेस कर लिया था, यहाँ पर हेनरी डेविड्स और टोनी डिजॉर्जी ने रन बनाया था। नोटिस कर सकते हो आप कि टॉप ऑर्डर से यहाँ पर एक ना एक बड़ा इनिंग्स हमें हमेशा ही देखने को मिल रहा है। मतलब हमेशा, मतलब पहले 2 मैचेस में तो कम से कम यहाँ पर भी एक शतक था, यहाँ पर भी दोनों ओपनर्स ने रन बनाया था। अभी आ जाते हैं और देखते हैं कैसे कैसे नाइट्स ने जो है कम बैक करिया। ये जो है 2 मैचेस आपने देख लिया, आप पूरी तरीके से बैटिंग डोमिनेशन से जीता है टाइटंस ने। उसके बाद देखो, टाइटंस की एक वीकनेस भी है जो हमने हमेशा बात करी हुई है, वो है इनकी बॉलिंग। किस तरह से नाइट्स ने उनके बॉलिंग को भी एक्सपोज कर रखा था आखिरी 3 में से 2 मैचेस में, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो देखो 323 बने, फिर से एक विशाल शतक। थॉयनिस डे ब्रुयन पहले नाइट्स की टीम के होकर खेलते थे, याद रखना। तो उन्होंने यहाँ पर शतक लगाया था, और ये शायद पहला मैच था जब वो नाइट्स की टीम के अगेंस्ट में खेल रहे थे। नाइट्स ने यहाँ पे 39 ओवर में 285 रन बना दिए थे और डकवर्थ लग गया, वो मैच जीत भी गया। शायद जीत भी जाते अगर पूरा मैच होता तो। यहाँ पे गाउस के रन्स थे, कॉबिन बॉश और शेपो मोरेकी के रन्स थे। ये जो परफॉर्मर्स है इनको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि रिसेंट 1 डेढ़ साल के भीतर परफॉर्मर आए हैं। थॉयनिस डे ब्रुयन और एंडीज गाउस करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। अच्छा, ये है सेकंड लास्ट मैच, और यहाँ पर टाइटंस के ही तरीके से जवाब दिया था नाइट्स वालों ने, और वो है बैटिंग से। 307 रन टाइटंस ने भी बनाए। बैटिंग उनका अब फिर से अच्छा रहा, फिर से टॉप ऑर्डर से 2 शतक इस बार आए। एडन मार्करम और डिएगो रोसियर, एक और प्लेयर जो नाइट्स के होकर पहले खेलते थे, डिएगो रोसियर। बॉलिंग में बुदाजा, ओटनी बाटमन जो अवेलेबल नहीं है ऑफकोर्स, और ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट निकाले। गाउस ने यहाँ पर भी धागा खोल दिया, 163 रहा उनके खाते में। साथ में ये कुछ परफॉर्मर्स थे जहाँ पर माकवेतु वगैरह, ये 30-40 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन गाउस ने यहाँ पे मतलब कुछ अलग ही लेवल की चीज़ें कर दी। ठीक है, गाउस एक ऐसे प्लेयर हैं जो मोमेंटम वर्ल्ड कप में, मेरा जो एक्सपीरियंस है, कंसिस्टेंट स्कोरर के तौर पे माने जाते हैं। 30-40 रन हमेशा ही इनके बैटिंग से आप देख सकते हैं, लेकिन मतलब शतक उस तरह से वो नहीं बनाते हैं, कभी भी मैंने उस तरह से नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पर शतक तो दूर की बात, 150 भी उन्होंने क्रॉस कर दिया था और कमाल के स्ट्राइक रेट से रन बनाया था। आप देख सकते हैं 1.5 ओवर रहते 309 रन, वो भी 4 विकेट के नुकसान पर, सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर। ठीक है, आप नोटिस करो आखिरी जो 5 मैचेस हुए हैं, ये जो मैच हुआ था ये सबसे पुराना मैच यहाँ, लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखो 50 ओवर का मैच हुआ, 5 विकेट गिरे।
ठीक है, जहाँ पे दोनों स्ट्राइक बॉलर्स के ऑफकोर्स आखिरी ओवर्स में विकेट्स गिरे थे, तो यहाँ पर विकेट्स गिरे थे, नहीं तो 5 टोटल। उसके बाद यहाँ पर भी देखो 39 ओवर लेकिन 5, यहाँ पर 50 ओवर लगभग मतलब चेज़ ही हो गया था, तो क्योंकि 50 ओवर का मैच ज़रूरत नहीं पड़ा था, लेकिन 4 विकेट। अभी यहाँ तक तो आपने देख लिया कि ये फिक्सचर काफ़ी हाई स्कोरिंग फिक्सचर रहा है। नाइट्स भले ही जीती हो, वहाँ पर भी उन्होंने बैटिंग से अच्छे करे हुए हैं, और जहाँ पर जीते हैं वहाँ पर तो उनको बैटिंग से अच्छा ही मतलब और भी अच्छा करना पड़ा था टाइटन से, तब जाके वो जीते हैं। एक और चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है, टाइटन्स की बैटिंग हमेशा ही यहाँ पर सही रही थी। जो 4 मैच अभी तक हमने देखे हैं, नाइट्स को जवाब देने के लिए बैटिंग से ही कुछ करना था और उन्होंने करा भी। और इन चारों ही मैच में हमने एक और चीज़ जो कॉमन देखी है, कम से कम एक शतक तो बन ही रहा है, ईदर फ्रॉम 1 इनिंग्स और बोथ इनिंग्स से भी। ठीक है, कुछ परफॉर्मेंस हमने यहाँ से नोटिस करे हैं। अभी आखिरी जो मैच हुआ था, यहाँ पर सब कुछ बदल गया था, सब कुछ उलट गया था। तो क्या हुआ था यहाँ पे दिखा देता हूँ। आखिरी जो मैच हुआ था, यहाँ पर सब कुछ बदल दिया था नाइट्स की बॉलिंग ने। आउट ऑफ द बॉक्स नाइट्स ने यहाँ पर धागा खोल दिया था, और मैं स्पेसिफिकली नाम बताऊँ आपको, तो शॉन वॉनबर्ग ने। शॉन वॉनबर्ग का ये पुराना टीम है, टाइटंस की टीम, और ये उनका पुराना घर भी है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको इस ग्राउंड से, जो जिस ग्राउंड पे ये मैच हुआ था सेंचुरियन का। ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प यहाँ पे नहीं मिलता था, लेकिन शॉन वॉनबर्ग ने यहाँ पर 5 विकेट निकाला था, एक नहीं, दो नहीं, 5। और इसके सिवाय बुदाजा का भी आपको नाम दिख रहा है। बुदाजा लगभग हमेशा ही यहाँ पर एक विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पे रहते हैं, भले ही रन उनको पड़ जाए, लेकिन विकेट्स वो हमेशा ही निकालते हैं। और मार्को जॉनसन, इन्होंने विकेट्स निकाले थे। ठीक है, नाइट्स की टीम ने भी काफ़ी मशक्क़त करा, जहाँ पर जेकस नीमैन के कुछ रन थे, गेलियम, आर्नोल्ड, गुमेडे, इन्होंने काफ़ी हद तक टीमों को रोक दिया था। लेकिन चलिए, एट द एंड ऑफ द डे नाइट्स ने जीत हासिल करी। तो नाइट्स के लिए दोनों ही जो मैच दो तरह के रहे थे। एक में उन्होंने बॉलिंग डोमिनेशन दिखाई, दूसरे में बैटिंग डोमिनेशन दिखाया, लेकिन दोनों ही मैच में जो चीज़ हम देख सकते हैं वो है जीत जो है नाइट्स के सपोर्ट में आए थे पिछले सीज़न में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ख़ास कुछ हमें रिकॉर्ड्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स अभी नए हैं, आप देख ही सकते हैं। टाइटंस की टीम में टोनी डिसॉर्सी के रिकॉर्ड्स अच्छे थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, और उस तरह से किसी के बताने लायक नहीं है। लेकिन एम्बुलेलो बुदाजा एक नाम अवेलेबल हैं अभी भी, जिनके थोड़े बहुत रिकॉर्ड हैं। 7 मैच 13 विकेट, मतलब पर मैच 2 विकेट के औसत से उनका चल रहा है, ठीक ही है। तो ये है सारी चीज़ें। ग्राउंड के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। रिसेंटली ये दोनों मैच हुए हैं, दोनों टीमों का एक वो दोनों ही डॉल्फिन से खेल के आए हैं, दोनों टीमें हारे हैं। डॉल्फिन्स के टाइटंस का जो मैच था, यहाँ पर ये परफॉर्मेंस थे, जहाँ पर गेलियम, स्टैंडो एंथनी ने 2-2 विकेट निकाले थे, डाला शामशिके के विकेट थे, और सिर्फ थॉर्निस डेब्रॉन ने कुछ रन बनाया था, बाकी कोई भी 30 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाया था। और नाइट्स के होकर पैट्रिक क्रूगर ने अच्छा स्टार्ट दिया था, गाउस ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, बेहारदीन, बिजलॉन, इन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूशंस करे थे, फिर भी थोड़ा वो शॉर्ट पड़ गए थे, फिनिश नहीं कर पाए थे किसी तरीके से हो। तो ये चीज़ें रही थी। ठीक है, प्लेइंग 11 भी आपको ऑलरेडी पता चली गया होगा, दोनों मैचेस में जो रहा है वहाँ पे ही ऐसा ही होना चाहिए। हार्डली हो सकता है एक आध चेंज कुछ करे, क्योंकि दोनों ही टीमें आखिरी मैच पे हार के आई हैं। जो स्क्वाड है उसी में ही चेंज होगा, तो देखना पड़ेगा। लाइनअप तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे जो लगता है यहाँ पे नील ब्रांड का कुछ हो सकता है। नील ब्रांड की जगह पर अगर टीम चाहे प्रॉपर स्पिनर को इंक्लूड कर सकती है, या फिर एक बॉलिंग ऑलराउंडर को, क्योंकि उनका कुछ खास मुझे मिला नहीं था 50 ओवर क्रिकेट में। हालांकि टॉप ऑर्डर में भेजा तो जा रहा है, लेकिन उस तरह से खास कुछ उनका फॉर्म था नहीं। तो देखना पड़ेगा टीम को किस तरह से हैंडल कर रही है। नाइट्स की टीम में मुझे नहीं लगता कि अभी कोई चेंज की ज़रूरत है, ठीक ठाक ही है। मुझे लगता है ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, और एक ही मैच क्योंकि हुए हैं तो छोड़ देते हैं। अभी इनके टीम में जिन जिन प्लेयर्स के ऊपर आप भरोसा दिखा सकते हो, मुझे लगता है ज़्यादा जेकस नीमैन मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि किस तरह के प्लेयर ये हैं। अभी लोग तो इनको लेंगे ज़रूर, ठीक है, लेकिन शायद कैप्टन वाइस कैप्टन कोई उस तरह से नहीं बना है। बॉलिंग प्रॉपर्ली वो कर रहे हैं, बैटिंग में उनका स्टाइल ही एक ही है स्टाइल। और टाइटंस की बॉलिंग आपको पता ही होगी कैसी है। आखिरी मैच पर भी आपने नोटिस करा था कि टॉप ऑर्डर से डॉल्फिन्स के प्लेयर्स ने रन बनाया था, स्पेशली उनके दोनों ओपनर्स ने। तो अगर फिर से 1-2 विकेट और 20-30 रन उन्होंने बना दिया, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदे का डील बन सकता है। और प्रॉपर ऑलराउंडर में से अगर आपको कोई सही ऑप्शन चाहिए, तो मुझे लगता है जेकस नीमैन एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए कैप्टनसी के लिए। उस बाद एंडीज गाउस, लोग इनको टीम में लेंगे, मैं आपको इतना बता सकता हूँ आज के मैच में टीम में ज़रूर लेंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में कोई सोचेंगे नहीं, रिस्क होगा। लेकिन उनके रिकॉर्ड इनके सपोर्ट में है। आखिरी 3 में से 2 मैच उन्होंने बड़ा इनिंग्स खेला हुआ है, और मेरे ख्याल से 2-3 साल में जो पहला उनका शतक था इस मोमेंटम वनडे कप में, वो इसी टीम के अगेंस्ट में आया हुआ है। उसके बाद फरहान बेहारदीन, एक और नाम
टीम में सभी लेंगे, लेकिन कोई उस तरह से कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में सोचेगा नहीं। जब वो टाइटंस के होकर खेलते थे ना, तब उनकी बैटिंग ऑर्डर नंबर 6 नंबर 7 तक भी होती थी, लेकिन अभी उनको प्रमोशन मिला है। और ये जो है टाइटंस की टीम जो है, ये इनका पुराना टीम है, मतलब इस टीम के बारे में उनको काफ़ी आइडिया होगा। तो अगर आप छोटी लीग में रिस्क नहीं लेना चाहते, तो बड़ी लीग में एक और ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ जिनको आप ट्राई कर सकते थे, कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके बाद यहाँ पर मुझे खास कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी लीग में बुदाजा और वॉनबर्ग को ज़रूर ट्राई करना, एटलीस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर। और यहाँ से डिएगो रोसियर, थॉर्निस डे ब्रुयन, दोनों के ही रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं जब वो नाइट्स के होकर खेलते थे तब भी, और दोनों ने ही कभी ना कभी बड़ा इनिंग्स खेला हुआ है नाइट्स के अगेंस्ट में भी। उसके बाद मुझे और कुछ यहाँ पे मकन्या जो है, ये अगर ऑलराउंडर सेक्शन में नहीं होते तो शायद दिक्कत नहीं होता इनको लेने में। अच्छे फॉर्म पर थे ये 4 डे मैचेस में, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन ठीक ठाक दिखा था इनकी बैटिंग। नहीं तो टाइटंस की बैटिंग में मुझे खास कुछ डेप्थ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब थॉर्निस डे ब्रुयन बेटर फॉर्म पर है, कोई बात नहीं, आखिरी मैच में भी रन बनाया है, सभी इनको लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या, रूबिन हर्मन एक ऑप्शन है, कीपर है, लेकिन अच्छी ऑप्शन है बैटिंग के लिए, कंसिस्टेंट स्कोरर हैं, और कीपिंग के पॉइंट्स तो आपको वैसे भी देखे जाएंगे। बाकी मुझे टाइटंस की बैटिंग में खास कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है अगर कोई मेजर चेंजेस नहीं होती है, तो आज के मैच में भी टाइटंस के बैटिंग को आपको आप देखेंगे कि थोड़ा दिक्कत में वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि जो बैट्समैन खेल रहे हैं, ग्रैंट थॉम्सन काफ़ी दिनों से फॉर्म पे नहीं है, नील ब्रांड भी मुझे 50 ओवर क्रिकेट के लिए कुछ खास नज़र नहीं आते हैं। 4 डे मैच में अलग बात है। उसके बाद तो बैटिंग में वैसे भी डेप्थ इनके पास नहीं है। पिछले मैच में एबॉट और डाला गिलियम, इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी बैटिंग से। एबॉट ने कुछ बैटिंग करी भी थी, लेकिन डेली डेली ज़रूरी नहीं कि एक बॉलर आपको 15-20 रन बना के दे। अभी अगर हम समराइजेशन पे आ जाए, तो हेड टू हेड से हमने जो देखा है कि ये फिक्सचर मोस्टली मोर देन एवरेज स्कोर देता है, और कभी भी हमें 200 के नीचे स्कोर नहीं देखने को मिला था पिछले मैच के पहले तक, मतलब आखिरी मैच के पहले तक। और हमेशा ही एक ना एक शतक तो हमें देखने को मिला था। आखिरी मैच में सब कुछ पलट गया था, लेकिन उसके पहले तक हमें ये चीज़ देखने को मिली है। दोनों ही टीमों के टॉप 4 जो हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए हैं, बहुत सारे 50 और शतक वहाँ से आए हैं। बॉलर्स उस तरह से डोमिनेटिंग नहीं हो पाए हैं आखिरी मैच को छोड़ के। ग्राउंड के बारे में वो चीज़ हम सब कुछ बता चुके हैं। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें, तो अभी तो टाइटंस के हो गए, कुछ खास आए परफॉर्मर देखने को नहीं मिले थे पिछले मैच पर, लेकिन जो भी था इनमें से आप किसी को देख सकते हैं जो कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं। डियान गैलियम को पिछले मैच में काफ़ी लोग कैप्टन बना रहे थे, लेकिन शायद बॉलिंग से सी उन्होंने 2 विकेट निकाला था शुरुआत में, उसके बाद से खास कुछ उन्होंने नहीं करा था, और उनका पूरा ओवर भी ख़त्म नहीं करवाया गया था। तो ये एक चीज़ है जो मुझे रोक रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि टाइटंस हमेशा नाम के पीछे जाती है। आपने देखा कि 6 ओवर में 20 रन दिए थे, 2 विकेट निकाला था, सबसे बेटर फिगर उनके ही थे, लेकिन उनके ओवर ही ख़त्म नहीं करवाए गए, जबकि काइल एबॉट, थैंडो एंथनी, इनके ओवर्स दिए गए थे। तो यही एक चीज़ होता है हमेशा टाइटंस के साथ, कि नाम के पीछे वो काफ़ी जाते हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर वो खास प्रायोरिटी देते नहीं। और ये गेलियम के साथ पहले भी हो चुका है, अभी भी हो रहा है। पहले मैच में तो हमने यही देखा है, उनका ओवर ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, अभी कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ से शामशी बॉलरों में से मक्कन्ने और हरमन, अगर आपको बैटिंग से ऑप्शन देखने हैं, नाइट्स की तरफ से स्नीमन सबसे बेटर ऑप्शन होंगे, और काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना भी सकते हैं इनको। बेहार्डिन सभी के टीम में होंगे, लेकिन शायद ही कोई कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए। उसके बाद वैन बिजलन के साथ यहाँ पर आप गाउस का ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हो। टीम में सभी लेंगे मुझे लगता है आज के मैच पे, विकेट कीपर के ऑप्शन वही है, लेकिन शायद ही कोई कैप्टन वाइस कैप्टन से बारे में सोचेगा। और रिस्की में बुदासा मोहाले में से कोई एक, और पैट्रिक बोथाफेरिस कर्डम्स में से कोई एक यहाँ से। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह का एक टीम जो है फॉर्म करा है, क्योंकि जो है टाइटंस की बैटिंग में ज़्यादा डेप्थ नहीं है, तो मैं थोड़ा नीचे तक गया हूँ। रूबिन हरमान को मैंने रखा है, एक अच्छे स्कोरर है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, लेकिन कीपर हैं, अगर कीपिंग से मुझे 20-30 पॉइंट दे गए, और अगर बैटिंग से 20 रन भी बना देते हैं, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट स्कोरर बन सकते हैं। गाउस तो डिफ़ॉल्ट पिक है कीपिंग सेक्शन से। उसके बाद थॉर्निस डे ब्रुयन, रोसियर को मैंने ऐसे पंट ट्राई किया है। अगर आप रोसियर को नहीं लेना चाहते, तो टाइटंस की बैटिंग में मुझे खास कुछ दिख भी नहीं रहा, तो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा थॉमसन को, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर पैट्रिक क्रूगर को भी ट्राई कर सकते हो। पिछले मैच में ओपनिंग करी थी, हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो मुझे नहीं है, लेकिन क्या है कि सामने की बॉलिंग टीम की बॉलिंग का नाम भी है टाइटंस, तो कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों में से आप किसी को ले सकते हो, मैं फ़िलहाल के लिए थॉमसन को लेके ही दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से स्नीमन बेहार्डिन, ऑलराउंडर में गेलियम मस्ट हैव है, इनको आप मिस नहीं कर सकते।
कुछ भी हो, बॉलिंग से कुछ ना कुछ ये पॉइंट्स हमेशा ही देते हैं, बैटिंग से कुछ करे या नहीं करे। थॉमसन फॉर्म पे तो नहीं है, बॉलिंग भी शायद नहीं करवाई थी पिछले मैच पर, तो इनकी जगह पर आप क्रूगर को भी ट्राई कर सकते हो, उनका भी वही है, बैटिंग से ही जो है पॉइंट आपको कलेक्ट करके देंगे। बॉलिंग में एंथनी को रखा है, शामशी, बुदाजा, वॉनबर्ग। शामशी को मैं मिस नहीं करना चाहूँगा कभी भी, क्योंकि एक्सपीरियंस है और किसी भी दिन आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। बाकी एंथनी का जो ऑब्जर्वेशन है मेरे पास कि सीज़न की शुरुआत में हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी भी, पिछले सीज़न में अच्छी गेंदबाजी कराई थी, पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी कराई थी डेथ में आके, स्पेशली पहले बॉलिंग में तो काम पे आ ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थॉमसन के जगह पर अगर आप चाहो एक्स्ट्रा बॉलर भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग से वो कुछ करे या नहीं करे, बॉलिंग से कुछ ना कोई जो आएंगे वो विकेट एक निकाल ही सकते हैं आपके लिए, तो इसीलिए ठीक है। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें, स्लिमन मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, आपके टॉप ऑर्डर में आएंगे, ओपनिंग बॉलिंग भी करवा रहे हैं, और सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है, अगर आज के मैच में स्लिमन ने कुछ ज़्यादा ही कुछ कर दिया तो आप मतलब शॉक भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये इनका स्टाइल है। और अगर बॉलिंग वीक हुआ तो अगर मतलब बहुत बड़ा कुछ कर देते हैं बैटिंग से, तो वहाँ पर भी आप कुछ कह नहीं सकते। वाइस कैप्टनसी के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अगर रिस्क लेना है तो गाउस और बिहार्डिन में से, सेफ जाना है तो डे ब्रुयन में से आप ट्राई कर सकते हो। बड़ी लीग में इन दोनों बॉलर के साथ ज़रूर जाना। बुदाजा हमेशा ही कंसिस्टेंट कुछ विकेट यहाँ पर लेते हैं, एक हो दो हो, बाकी फिक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने रन्स बन रहे हैं, तो कि उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनका 2 विकेट किसी आपके काम पे आएगा भी या नहीं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस बड़ी लीग के लिए, जिनको शायद कोई भी उस तरह से कंसंट्रेशन नहीं दे रहे हैं। पैट्रिक बोथा और डील ब्रांड को ट्राई करना, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट कुछ पॉइंट्स आपको स्कोर करके दे सकते हैं, मतलब समझ लीजिए 20-25 रन और एक आध विकेट के पॉइंट्स। और बॉलरों में से मोहाले को एक बार ज़रूर ले लेना, पिछले मैच में भी एक विकेट उन्होंने निकाला हुआ था, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा, लेकिन इनके पास एबिलिटी है बंच से विकेट निकालने का। छोटी लीग में रिस्क हो सकता है, आपके ऊपर है, आप लेना चाहो लो, नहीं लेना है मत लो, लेकिन बड़ी लीग में इनको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और वैसे भी आपने देखा ही होगा कि आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, नाइट्स ने ऐसे बॉलिंग साइड अच्छा करा था, और टाइटन्स की बैटिंग भी कुछ खास अच्छे फॉर्म पे मुझे दिख नहीं रही है, इसीलिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, लास्ट चैनल पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच, एंड गुड बाय फॉर नाउ।